नमस्कार, आपका स्वागत है अभ्युदय आईएएस क्लासेस में। मित्रों, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे थे, भुगतान संतुलन, मतलब विदेश व्यापार से संबंधित चीज़ देख रहे थे। अब विदेश से जो भी व्यापार होता है, हमने समझा था हम एक बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बनाते हैं, जिसमें एक तरफ हमने देखा था करंट अकाउंट, एक तरफ कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हमने पार्ट ले लिया था विनिमय दर का। वैसे विनिमय दर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आता है, ये मान के चलना। चलो साहब, इसको समझते हैं। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। अच्छा, एक्सचेंज समझो पहले होता क्या है। ये बड़ा सरल है, इसको लोगों ने कठिन बना रखा है, बहुत सरल है। विनिमय, जैसे कि सपोज करो मैंने आपको 5 रुपये दिए, या आपने मेरी दुकान पे, समोसे की दुकान है, आप मेरे पास समोसा खरीदने आए, आपने मुझे 5 रुपये दिए और 5 रुपये के बदले में मैंने आपको समोसा दे दिया। तो उस 5 रुपये की ताकत कितनी थी भैया? एक समोसा खरीदने की थी, समोसा के परिप्रेक्ष्य में। तो इसकी एक्सचेंज रेट अगर मैं बताऊं, उस समोसा की कितनी है? 5 रुपये है। इसको दूसरा उदाहरण देखो। बेसिकली ये जो एक्सचेंज होता है ना, ये ताकत के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने आपको विचार दिए और आपने मुझे अपने विचार दिए। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो एक्सचेंज बोलते हैं हम, भैया ठीक हुआ है। इसको आप दूसरे उदाहरण से समझो, अच्छे से समझ जाओगे। आपने कार मार्केट देखें, सेकेंड हैंड कारें बिकती हैं। अब जैसे कि कोई कार लेके गया, मैं मेरी 2010 मॉडल कोई कार थी और 2020 में लेके गया, 10 लाख की गाड़ी थी, उसने मेरी उसकी कीमत लगाई, साहब आपकी गाड़ी अब 3.5 लाख रुपए की रह गई। कितने की रह गई? 3.5 लाख रुपए की रह गई। एक्सचेंज करने के बाद मेरी गाड़ी की कीमत 3.5 लाख रुपए रह गई। तो मैंने क्या बोला? उस कार की विनिमय दर कितनी है? 3.5 लाख रुपए। समझ गए? लेना देना इतना सही है बस, और लेने देने में क्या कीमत लगी है वही एक्सचेंज रेट है, और कोई बड़ी गणित नहीं है। अब ये तो बात थी हमारे सामान्य डोमेस्टिक मार्केट की। यदि मैं बाहर विदेश में जाके ये सारे काम करूँ तो क्या होगा? यही कार यदि मैं विदेश में जाके बेचूँ, अगर ये तो रही वस्तु, और अगर मैं रुपए दे के आऊँ, उस रुपए के बदले में मैं डॉलर लेके आऊँगा, ये भी क्या एक्सचेंज है? अब ये डिपेंड करता है कि मेरे रुपये में ताकत कितनी है कि उस 1 रुपये के बदले में मेरे को कितने डॉलर मिलेंगे। दैट इज एक्सचेंज रेट, यही विनिमय दर है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या मिलेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति। ये क्या कहलाती है? आपकी विनिमय दर कहलाती है। किसी भी मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति की हम बात करेंगे, उसको विनिमय दर बोलेंगे। विनिमय दर बेसिकली हमारे भुगतान संतुलन, विदेश व्यापार के संदर्भ में हम बात करते हैं। क्लियर? चलो, अब इसको ऐसे भी समझ लो कि जैसे कि साहब $1 है, उसमें कितने रुपए आते हैं भैया? एवरेज मान लो आप 70 रुपये आते हैं। क्लियर? अब मैं इसको विनिमय दर देखता हूँ। 1 रुपये की एक्सचेंज रेट अगर देखूँ तो कितनी हो जाएगी ये दोस्तों? $1 हो जाएगी। मतलब $70 का जो 1 भाग है वो मेरे 1 रुपये के बराबर है। तो ये क्या हो गई साहब? हमारी एक्सचेंज रेट हो गई। क्लियर? अच्छा, नेपाल की करेंसी देखूँ तो मैं 1 रुपये में, जैसे नेपाल के 1.5 रुपये, नेपाल में भी रुपये चलते हैं, लेकिन मैं चेंज कराऊंगा तो क्या होगा? 1 रुपये दूंगा तो मुझे नेपाल से कितने रुपए मिलेंगे? 1.5 रुपये मिलेंगे। दैट इज क्या? एक्सचेंज रेट। मतलब मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति है ये। क्या? मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति, उसी को हम क्या बोलते हैं? विनिमय दर बोलते हैं। क्लियर? चलो, अब एक एस्पेक्ट और समझो प्यारे दोस्तों कि ये जो विनिमय दर है ना, इस एक्सचेंज रेट की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आते हैं, है ना। अब ये परिवर्तन 2 तरह के होते हैं। एक परिवर्तन तो होता है आपका गुणात्मक परिवर्तन, और एक होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक तो हो गया क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक हो गया क्वालिटेटिव। अच्छा, अब क्या होता है दोस्तों, हमने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, मतलब भुगतान संतुलन जो अकाउंट बनाते हैं उसमें कई बार चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस किससे हो जाते हैं? विनिमय दर से हो जाते हैं। देखो, यदि किसी मांग और आपूर्ति की वजह से आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, सपोज करो कि एकदम से
बाहर विदेश में चावल की मांग बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, आपने चावल महंगा भी बेचा उनको, लाभ भी कमाया, उससे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में चेंजेस आ गए। यदि मांग आपूर्ति से आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में चेंजेस आते हैं तो उसको मात्रात्मक, मांग बढ़ने या घटने, ऐसी आपूर्ति बढ़ने या आपूर्ति घटने के कारण जो परिवर्तन आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, उसको हम बोलते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। अच्छा, गुणात्मक परिवर्तन क्या हो गई, यदि विनिमय दर में परिवर्तन होता है, यदि विनिमय दर में परिवर्तन होता है तो इससे होने वाले अकाउंट में चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक परिवर्तन बोलेंगे, क्वालिटेटिव चेंजेस बोलेंगे। स्पष्ट है? मतलब कि जैसे क्या हुआ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में परिवर्तन होता है ना आपके, किस बेसिस पे हो जाता है, डॉलर, मतलब एक्सचेंज रेट पर परिवर्तन हो जाता है। देखो यदि 1 रुपये मतलब $1 के आपको 80 रुपये मिलने लग जाएं, 90 रुपये मिलने लग जाएं, तो आप क्या करेंगे, बाकी सारा काम छोड़ेंगे और एक्सपोर्ट बिजनेस को बूम देने में लग जाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में चेंज आने लगते हैं। यदि आपके $1 40 रुपये का हो जाए, मतलब कि आपका रुपया बहुत मजबूत हो जाए, तो क्या होगा, तो हम करेंगे यार डॉलर में हम बाहर से सामान मंगाना, आयात मंगाना स्टार्ट ज़्यादा कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका गुणात्मक परिवर्तन कहलाएगा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसकी वजह से चेंजेस होंगे वो आपको गुणात्मक परिवर्तन कहलाएगा। ये मांग और आपूर्ति से नहीं हो रहा, ये आपके विनिमय दर में चेंजेस की वजह से परिवर्तन आ रहा है। स्पष्ट है? तो हम जो देखेंगे ना, हम ये गुणात्मक परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विनिमय दर जो अपन बेसिकली देखेंगे, इन 5 आयाम पे देखेंगे। परिवर्तन के प्रकार छठा हो जाएगा। अवधारणा देखेंगे, प्रकार, अवधारणा बेसिकली हमने समझ ली है, कॉन्सेप्ट हमने अभी देख ही लिया है। क्या देखा था, किसी भी मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति, ये हमने देख लिया था, पहला पार्ट। दूसरा प्रकार देखेंगे, फिर व्यवस्था देखेंगे, फिर परिवर्तन देखेंगे, परिवर्तन के प्रकार देखेंगे। चलो अब हम देख लेते हैं इसके प्रकार। आप क्या करना, एक ऐसे बना लेना छोटा सा हैंडआउट, और उसके बाद एक एक पॉइंट को एलोबरेट करते हुए नोट्स में चलते चलना। अब प्रकार देख लेते हैं विनिमय दर के। देखिए कितने प्रकार के आप एक्सचेंज कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, विदेश व्यापार में। ये 3 मोटे मोटे प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। एक इसको बोलते हैं नीर, एक नीर और एक रीर। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इन शब्दों को पकड़ लोगे ना तो इस आपका ये जो बाइफिकेशन का संकट खत्म हो जाएगा। देखो अपने इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी नॉमिनल लिखा हुआ आ जाए ना, नाम मात्र, कहते हैं ना कि साहब आपने तो इस कपड़े पे बहुत नॉमिनल कम किया है ना, और कई बार कहते हैं जी साहब बहुत नॉमिनल पैसा बढ़ाया, आप चिंता मत करो, मतलब नाम मात्र की बढ़ोतरी है, घटोतरी की है। तो कहीं पर भी हमारे इकोनॉमिक्स में नॉमिनल लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब समझ लेना वो करंट प्राइसेस की बात कर रहा है, चालू कीमतों की बात कर रहा है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, नाम मात्र कहते हैं। क्या बोला मैंने, चाहे नॉमिनल जीडीपी हो चाहे रियल जीडीपी लिखा आ जाए, अगर नॉमिनल जीडीपी लिखा आ जाए तो जीडीपी की कैलकुलेशन किस पर हो रही है, चालू कीमतों पर हो रही है, करंट प्राइसेस पर हो रही है, आज के समय जो प्राइसेस चल रही है उस पर हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे देख लो कि जैसे कि आज $1 के 70 रुपये आते हैं, तो हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे लेन देन की आज के करंट प्राइस डॉलर की। अच्छा, और स्थिर कीमतों में, अब जैसे सपोज करो स्थिर कीमतों में नहीं, एक बार चालू कीमतों में देख लें डॉलर को। आप सपोज करो कि कोई वॉर हो गया या कोई ऐसी अनप्रेसिडेंट घटना घटित हो गई जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस बढ़ गई, मतलब कि $1 अब हमें 80 रुपये का पड़ रहा है या 90 रुपये का पड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे अकाउंट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए ना? तो जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं ये करंट प्राइसेस पे, ये एक्सचेंज क्या कहलाता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहलाता है। क्लियर? इसी तरीके से मेरे दोस्तों, जहाँ कहीं भी रियल लिखा हुआ आ जाए, वास्तविक लिखा आ जाए, रियल जीडीपी लिखा आ जाए, तो वो जो भी रियल लिखा हुआ आ रहा है उसकी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, किस पर कर रहे हो, स्थिर कीमतों पे कर रहे हो। ध्यान रखना, इसको पता नहीं क्यों रटवाते हैं कि ये ध्यान कर लो, ध्यान कर लो। अरे भैया नॉमिनल लिखा है इसका मतलब करंट प्राइसेस, रियल लिखा है इसका मतलब स्थिर प्राइसेस। रियल इफेक्टिव आप ऐसे देखो, सपोज करो कि हमने तय कर लिया 2014 ऐसा एक ईयर था जिसमें डॉलर के प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था
उसको आप स्टेबल मानते हो, तो आपने एक तरीके से उसको बेस ईयर मानते हुए कैलकुलेशन आपने करी किसी भी एक्सचेंज की, तो क्या बोलोगे आप साहब? इफेक्टिव अगर आपको रियली में देखना है ना, तो ये है। आपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके जो चेंजेस आया वो तो इसलिए आया है कि डॉलर के प्राइसेस इस अनप्रेसिडेंट घटनाओं की वजह से $1 आपका 90 रुपये का हो गया था। वास्तव में 90 रुपये का तो है नहीं, आप 2 महीने देखना वापस 70 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? तो उसमें आपके ज़्यादा वास्तविक कौन सा रहेगा? ये वाला डेटा रहेगा। क्लियर है? इसलिए 3 तरह के एक्सचेंज रेट निकाले जाते हैं। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है बस ये समझ लो। ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नाम मात्र विनिमय दर, और नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये दोनों आपके किस पर निकलते हैं? चालू कीमतों पर निकलते हैं। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी इसको समझ लो। नीर आपसे पूछ लिया जाए कि नीर क्या होता है, नाम मात्र विनिमय दर क्या होता है? चालू कीमतों पर किसी देश की मुद्रा की इकाई मात्रा मतलब 1 रुपये मान लो आप, किसी भी देश की इकाई मात्रा को प्राप्य किसी देश की एक देश की विदेशी मुद्रा। अब इस सेंटेंस समझो, ये लैंग्वेज क्या, मैंने बुकिश लैंग्वेज जो थी वो यूं क्यों लिखी है, लेकिन आपको अब समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। मतलब मेरे देश की कोई इकाई मात्रा है, रुपए है, उसको मैं किसी एक देश से अगर कंपेयर कर रहा हूँ या एक्सचेंज कर रहा हूँ, सपोज करो अमेरिका से कर रहा हूँ, डॉलर में कर रहा हूँ, एक ही देश से कर रहा हूँ, एक ही देश से, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट किया है। प्राप्य किसी एक देश की विदेशी मुद्रा, मतलब मैंने 1 रुपये दिया और उसके बदले में मुझे कितना डॉलर मिला, लेकिन मैं एक ही देश से क्या कर रहा हूँ? एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो आप जो कैलकुलेशन करोगे वो किसके अंतर्गत गिनी जाएगी? नाम मात्र विनिमय दर के अंतर्गत गिनी जाएगी। ये कैसे एक्सचेंज हो गया आपका? नाम मात्र एक्सचेंज हो गया। क्लियर? वास्तविक विनिमय दर, सॉरी नाम मात्र विनिमय दर आ गया, देख लो। नीर में और कुछ भी नहीं है, नॉमिनल है, इसलिए चालू वित्त वर्ष के अंतर्गत ही आप देखोगे। दूसरा सेम लाइन रहेगी, अब बेसिकली एक्सचेंज तो हम भारत कर रहे हैं ना, तो एक किसी देश की मुद्रा की इकाई मात्रा के प्राप्य, ये एक देश की जगह क्या हो जाएगा इसमें? इफेक्टिव अगर आपको देखनी है एक्सचेंज रेट, कई विदेशी देशों की औसत मात्रा की कैलकुलेशन की जाती है। इसको समझो कैसे। जैसे कि आपने अमेरिका का डॉलर देख लिया, और आपने यूरो देख लिया, आपने येन देख लिया, जापान की करेंसी। इन तीनों करेंसी का एक्सचेंज रेट देख के आपने इसका क्या निकाल दिया? एवरेज निकाल दिया। और जो एवरेज आएगा फिर आप क्या होगा? देखो साहब, जो आप विनिमय दर कर रहे हो ना, उसमें 3-4 कंट्रीज का एक्सचेंज रेट लेके देखो, तब मालूम पड़ेगा कि आपकी करेंसी की कितनी वक़्त है। समझ गए? तो एक विनिमय दर तो क्या हो गया? हमने देखा सिंपल नीर NER, जिसमें केवल एक देश से हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं हमारी मुद्रा का। और नीर क्या हो गया? जिसमें इफेक्टिव आ गया। इफेक्टिव लगते ही क्या होगा? कई देशों की औसत मात्रा का आप गणना करेंगे। क्लियर है? चालू कीमतों पर किसी देश की मुद्रा इकाई मात्रा का प्राप्त कई विदेशी मुद्राओं की औसत मात्रा को हम क्या बोलते हैं? नीर बोलते हैं। नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर क्या आ गया? रियल आ गया। रियल में तीसरा पार्ट इसका, रियल आते ही ये क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? स्थिर कीमत हो जाएगी, स्थिर कीमत हो जाएगी। अच्छा, ये जो देसी है ना, इसकी जगह कई जगह आपको घरेलू भी देखने को मिलेगा, घरेलू मुद्रा। अब इसकी डेफिनेशन भी सिंपल वही बनेगी। स्थिर कीमत है ना, स्थिर कीमत पर किसी एक देश या घरेलू देश की मुद्रा के बदले में प्राप्य कई विदेशी मुद्राओं का जो औसत मात्रा है वो क्या कहलाता है? आपका रीर कहलाता है। क्लियर? ऐसा का ऐसा बना लेना तो आपको कई चीज़ें एक तो क्लियर हो जाएंगी। स्टेटमेंट में कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ कि चालू कीमत पर कौन कौन सी विनिमय दर की कैलकुलेशन होती है। अब चक्कर ही नहीं है, नॉमिनल आ गया तो दोनों चालू कीमतों पर हो रही है। इफेक्टिव आ गया, प्रभावी आ गया। प्रभावी रूप से आपको देखना है तो आप क्या करेंगे? 3-4 देशों की विनिमय दर को औसत लेके देखेंगे। सेम इफेक्टिव इसमें आ रहा है तो डेफिनेशन तो इसकी और इसकी सेम रहेगी। इफेक्टिव आ रहा है तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट देखेंगे, कई देशों की एक्सचेंज का औसत लेके देखेंगे। लेकिन रियल आ रहा है, रियल शब्द आगे जुड़ गया, इसका मतलब हम किस पे देखेंगे? स्थिर कीमतों पर उस मुद्रा की एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? ये देख लिया आपने तीनों पार्ट। अब इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने आपके नोट्स बनाए ऐसे ही नोट्स बना लेना। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई थी, इसको और देख लो। देखो ये जो
नॉमिनल एक्सचेंज रेट है ये व्यवस्था आपको सामान्यतः, चलो जब व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तब क्लियर कर लेंगे, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, व्यवस्था देख लेते हैं, विनिमय दर की व्यवस्था किसी देश में किस प्रकार की वहाँ की भैया सरकार का कल्चर है, वही डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे एक्सचेंज रेट किस प्रकार से आपके एडमिनिस्ट्रेट होंगी। अब देखो, सामान्यतः हमें विश्व में 3 प्रकार की संरचना और व्यवस्था ही देखने को मिलती है, प्रशासनिक संरचना और व्यवस्था। हमने अवधारणा देख ली थी, प्रकार देख ली थी, अब एक बार व्यवस्था देख लो। देखो, व्यवस्था को, किसी भी देश की व्यवस्था की हम बात करते हैं तो सिस्टम या उसको रिजीम बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रिजीम बोलते हैं। क्लियर है ना? अगर आप इस व्यवस्था को एज ए डेफिनेशन बताना चाहो तो आप ऐसे बता सकते हो कि भाई किसी देश की मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण और समायोजन करना के लिए जो वहाँ के उस देश के स्थापित कानूनी संस्था एवं नीतियों की समग्र संरचना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यवस्था बोलेंगे। किसकी? विनिमय दर व्यवस्था। मतलब कि आपने क्या क्या कानून बना रखे हैं, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट बना रखे हैं जो इस एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करती हैं या उसका प्रबंधन करती हैं या समायोजन करती हैं, कब बढ़ाना कब घटाना, उसके लिए क्या क्या काम करना। अब विनिमय दर के लिए हमारे RBI भी अंदर आ जाती है, इस संस्था के अंतर्गत हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आ जाती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी आ जाती है। ये सारा एक संस्थागत रूप से ढांचा है जो तय करता है कि भैया कैसे आपके विनिमय दर किसी भी देश की कैलकुलेट होंगी या प्रबंधित होंगी या उसका निर्धारण किस प्रकार से होगा। क्लियर है ना? मतलब कि आपका सिस्टमेटिक जो ढांचा है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? पुनः बोल दूं, किसी भी देश की मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण व समायोजन जिस स्थापित कानूनी संस्था एवं नीतियों की समग्र संरचना के अनुसार होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आपके विनिमय दर की व्यवस्था कहते हैं। क्लियर? ये की पॉइंट्स लिख लेना। देखो, आपको एज ए नोट्स होम में पूरा पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे लिखना तो आपके शॉर्ट्स में बड़े अच्छे नोट्स बन जाएंगे। जहाँ पर आपको डेफिनेशन बनाने में दिक्कत आ रही है वहाँ पर ब्रैकेट में डेफिनेशन लिख लेना। अच्छा, अब ये तीनों देख लेते हैं। पहला है इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। शब्दों को पकड़ो, ये क्या कह रहे हैं? फिक्स्ड, तय कर दी, फिक्स्ड कर दी। इसको हिंदी में बोलेंगे स्थायी विनिमय दर व्यवस्था। ठीक है ना? तय कर दी, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। अभी तय कौन करता है और कैसे होता है समझो। किसी भी देश का अगर कानून वहाँ की विनिमय दर का निर्धारण और समायोजन जब करता है तो बाजार की मांग आपूर्ति को बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बोला हमारी इधर जो प्रशासनिक एंटिटी है वही तय करेगी कि आपकी विनिमय की दर क्या क्या होनी चाहिए, इसका हमें डिवैल्यूशन करना है या रीवैल्यूशन करना है, वो सब तय कौन करता है? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी तय करती है। अच्छा, आपको इस प्रकार का कहाँ पे शासन देखने को मिलता है? जहाँ पर सारी ताकत प्रशासन के पास है, जनता के पास है नहीं। बाजार के ऊपर उन्होंने कुछ छोड़ ही नहीं रखा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। चीन, देखो जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री है ना, वहाँ पर यही होता है। वहाँ के एक्सचेंज रेट को कौन डिसाइड करता है? वहाँ की प्रशासनिक निकाय करती है। और आपको मालूम है, इसलिए नोटोरियस हम कहते हैं चीन को, खास तौर पर एक्सचेंज के मामले में, रेट ऑफ एक्सचेंज के मामले में। वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमेशा क्या करता है? जब मन करता है तब अपनी करेंसी को अवमूल्यन कर देता है, मतलब डीवैल्यूट कर लेता है। जब मन करता है तब रिवैल्यूशन कर देता है। WTO में इसके लिए खूब बहस चलती रहती है। बोले ये मानता नहीं है चीन। कारण क्या है कि भैया उसकी जो एक्सचेंज रेट का निर्धारण की पूरी ताकत किसके पास है? वहाँ की प्रशासनिक निकाय के पास है। इसके एग्जाम्पल भी ले लेना। जितने भी आपके कम्युनिस्ट कंट्री होंगे सामान्यतः आपको यही मिलेंगे एग्जाम्पल। चीन, क्यूबा और एक नॉर्थ कोरिया। सारे बिगड़ेल भाई हैं ये, सारे बिगड़ेल भाई। सब जगह पर एक्सचेंज रेट का निर्धारण वहाँ की प्रशासनिक निकाय करते हैं। अब देखो आगे, अगला वर्ड है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। फ्लोटिंग को प्लवित भी बोलते हैं, मतलब तैरने वाला। आप अंग्रेजी में ध्यान रखना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। वही बात, किसी भी देश का कानून विनिमय दर मुद्रा का आपका समायोजन और निर्धारण कौन करता है? यदि बाजार की मांग आपूर्ति के अनुसार होता है। हमने दोस्तों अवधारणा देख ली, प्रकार देख ली, व्यवस्था देख ली, अब परिवर्तन देख लो। विनिमय दर में परिवर्तन जो होता है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? मोटे मोटे 2 ही तरीके से होते हैं भैया। रुपए में परिवर्तन क्या होगा? या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो ये 2 ही प्रकार होते हैं ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो एक प्रकार तो हो गया वृद्धि, यदि विनिमय दर में वृद्धि हो जाए तो। दूसरा प्रकार हो गया भैया विनिमय दर में यदि गिरावट हो जाए तो। अब देखो, वृद्धि भी 2 प्रकार की होती है।
एक वृद्धि तो होती है कि बाजार ही क्या करे, विनिमय दर से बढ़ा दे या घटा दे, मतलब कि एकदम से डिमांड आ गई मार्केट में डॉलर की, तो डॉलर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्सचेंज रेट यदि बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाजार प्रेरित एक्सचेंज रेट बोलते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर तुम्हारी एक भी आवाज़ आ गई ना, तुम दोनों की टांग तोड़ देनी मैंने। तुमसे 15 मिनट बैठा नहीं जाता, चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पे। क्लियर। अच्छा, ये जो आपके मूल्य वृद्धि होती है ये धीमी गति से होती है और नियमित होती है। क्या ऐसे नहीं कि आज हुई और कल नहीं हुई, धीरे धीरे बढ़ेंगे। मतलब आज 71 है तो 71 है तो 69 रुपये, 72 रुपये, सॉरी, अगर मैं डॉलर के रुपये और डॉलर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो डॉलर 71 हुआ, 72 हुआ, 73 हुआ, ये बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, मतलब डॉलर में मूल्य में वृद्धि हो रही है। अच्छा, अब रुपये के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखेंगे हम, रुपये के परिप्रेक्ष्य में इसको उल्टा हो जाएगा। मतलब कि अगर 70 रुपये डॉलर था तो इसको वृद्धि कैसे दिखाओगे आप, मूल्य वृद्धि। हमारे रुपये में मूल्य वृद्धि कैसी हो रही है, ये 70 रुपये की जगह यदि 68 रुपये रह गया डॉलर, मतलब $1 जो पहले 70 का आता था वो 68 का रह गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे रुपये में मूल्य वृद्धि हो गई। इसको आप कैसे बताओगे, 1/70 था तो अब क्या हो गया, 1/68 हो गया। तो 1/68 मतलब मूल्य में वृद्धि हो गई। क्लियर है ना। जब भी मूल्य वृद्धि की बात आएगी रुपए के लिए तो क्या होगा, मतलब डॉलर कमजोर हो गया ना। जहाँ पहले हमें $1 में 70 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें $1 में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 68 रुपये देने पड़ रहे हैं, 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब और भी मजबूत हो गया हमारा पैसा। ठीक है, ये बाजार प्रेरित होती है, सिंपल। ऐसी ही वृद्धि यदि भैया प्रशासनिक निर्णयों के कारण होती है तो इस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, अधिमूल्यन बोलते हैं, रीवैल्यूएशन बोलते हैं। ध्यान रखना, ये अ शब्द जहां भी जुड़ जाएगा ना इसमें अधि, तो ये प्रशासनिक निर्णय के द्वारा ही होगा। सेम ऐसे ही घटेगा तो उसमें अ शब्द आगे जुड़ गया अव, तो ये भी घट किसके रहा है, देखो ये आपका बेसिकली प्रशासन को बताता है। शब्दों को पकड़ लोगे ना तो आधी चीज़ तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला आपसे, अधिमूल्यन। अधिमूल्यन में क्या होगा, प्रशासनिक निर्णयों के द्वारा यदि विनिमय दर में वृद्धि होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन या अधिमूल्यन बोलेंगे। और ये यदा कदाई होती है, गवर्नमेंट सामान्यतः कम ही हस्तक्षेप करती है इसमें, ये बाजार पे छोड़ देते हैं तो ठीक रहता है। अगला, कमी हो गई तो, गिरावट हो गई तो क्या होगा, वही बात, दो ही तरह की बात। अगर एक तो बाजार प्रेरित गिरावट है, मतलब कि डिमांड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सस्ता हो जाएगा आपका। कैसे, मतलब कि जहाँ पर आपका $1 में 70 रुपये आ रहे थे, गिरावट का मतलब हो गया अब $1 में 75 रुपये आ रहे हैं आपके, तो क्या हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया। मजबूत होगा तो क्या होगा, $1 के हमें 60 रुपये मिलेंगे, अगर कमज़ोर हो गया तो $1 के वो हमसे 75 रुपये हमारी जेब में से निकाल के ले जाएगा। क्लियर। तो डेप्रिसिएशन, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो मूल्य ह्रास होता है, एक होता है अवमूल्यन। डेप्रिसिएशन आप जानते हो, समय के अनुसार चीज़ों में धीरे धीरे जो क्षरण होता है ना उसी को ह्रास या डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मूल्यों के अंतर्गत क्या होता है, अगर आपका डेप्रिसिएशन आ जाए किसके अंतर्गत, गिरावट के अंतर्गत, तो ये डेप्रिसिएशन किससे प्रेरित होता है, ये भी बाजार प्रेरित होता है। और ये धीमी गति और नियमित होता है। क्या, ये भी धीमी गति और नियमित होता है। एक बार चारों बता दूंगा ना तो आपके इसके बेसिक जो समान कॉन्सेप्ट्स हैं ना बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। अगला, अवमूल्यन। अवमूल्यन भी सेम, अ लग गया ना, डी वैल्यूएशन। हम कब कम करते हैं भैया, मतलब रुपये को कब कमज़ोर करते हैं, ये जब प्रशासनिक निर्णयों के द्वारा अगर आप रुपये की विनिमय दर को कम करते हो तो ये कहलाता है अवमूल्यन। डेफिनेशन कभी भी लिखो ना तो उसमें प्रशासनिक निर्णय जरूर लिखना कि प्रशासनिक निर्णयों के अंतर्गत विनिमय दर को या विनिमय दर में कमी होना ही क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। और ये यदा कदा होता है। क्लियर। देखो, भारत ने ये जो अवमूल्यन है ना 4 बार किया है। हमारा रुपया आज़ादी के समय बहुत मजबूत था, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही WTO तो नहीं, इनफैक्ट जब जैसे ही UNO बना तो उन्होंने तय किया कि भैया कैसे भी करके अब ये जो नए विकसित जो नए देश आज़ाद हुए हैं इनमें कैसे अपना व्यापार बढ़ाएं, इनको मदद तो देनी है। तो इन्हें कहा मदद जब भी बढ़ाएंगे जब तुम अपने रुपये को कमज़ोर करोगे। क्लियर। अच्छा, अब देखो इन्होंने क्या हरकत करी, क्यों करी ये भी समझो आप। अगर $1 के 10 रुपये इनको देने पड़ते, सपोज करो अगर एक्सचेंज रेट आपके $1 के अगेंस्ट में 10 रुपये होते तो उनको हमारे यहाँ से अगर 20 रुपये का सामान खरीदना होता तो कितने डॉलर देने पड़ते, इनको $2 देने पड़ते। अच्छा, आपने अपने रुपये को तोड़ दिया, कमज़ोर कर दिया।
आपने कमज़ोर कर दिया। अब $1 के बदले में आपको मिलते हैं 20 रुपये। कितने मिलते हैं एक्सचेंज रेट में? 20 रुपये। अच्छा, अब उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? $1 देना पड़ेगा। चलो छोड़ो बाकी बातों को, वो हम समझेंगे इसके बाद। इसे क्या परिवर्तन करने से क्या लाभ और क्या हानि, वो भी देखेंगे। 4 बार भारत ने ये अवमूल्यन किया है, इसको ध्यान कर लेना। कई बार फैक्ट्स में पूछ लिया जाता है, खास तौर पर पीसीएस एग्जाम में। एक तो जैसे ही हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में बैंक का, पहली बार तो जब टूटा था, क्लियर है ना। दूसरा 1966 में, और तीसरा 1991 में 2 बार हुआ था, 1 तारीख को और 3 तारीख को। आई थिंक जुलाई यही है ना, 1 जुलाई या 3 जुलाई ऐसे करके हुआ था। तो अभी तक हमारे भारत में जो अवमूल्यन हुआ है वो 4 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में, 1991 और 1991 पुनः। ये जुलाई या जून है, इसको एक बार चेक कर लेंगे। क्लियर। अच्छा, क्या कभी हमारे यहाँ पे मूल्य वृद्धि हुई है? हमने एप्रिसिएशन किया है कि नहीं? एप्रिसिएशन हमारे भारत में नहीं हुआ। एक बार चीन में जरूर, चीन में 2 बार हुआ था, अमेरिका के दबाव में उनको करना पड़ा था। क्लियर। अब इसमें समझो, वृद्धि और गिरावट, इसमें कॉमन चीज क्या है कि वृद्धि में हमने जो 2 पार्ट किए, एक तो बाजार प्रेरित वृद्धि है और एक प्रशासनिक निर्णयों के द्वारा वृद्धि है। सेम यदि गिरावट की आप बात करते हो तो एक तो बाजार प्रेरित गिरावट है और एक प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से विनिमय दर में गिरावट हो रही है। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको डेफिनेशन में। ये 2 नंबर में खूब पूछ लेते हैं पीसीएस एग्जाम, छोटे एग्जामों में, तो कि बताओ अधिमूल्यन क्या है, अवमूल्यन क्या है, मूल्य ह्रास क्या है विनिमय दर के कौन सा आयाम के अंतर्गत, और मूल्य ह्रास क्या है और मूल्य वृद्धि क्या है विनिमय दर के आयाम के अंतर्गत। क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लेना और इसी तरीके से नोट बना लेना। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अवमूल्यन को पकड़ के चलेंगे। अवमूल्यन होने से क्या, ये जो परिवर्तन करते हैं विनिमय दर का, इसमें क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं, अब अगले लेक्चर में हम ये समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि फेरा और फेमा की इसके अंतर्गत क्या ऐतिहासिक रूप से उपयोगिता रही है, कि इन कानूनों ने विनिमय दर में क्या प्रभाव छोड़ा, ये भी देखेंगे। और फिर हम कन्वर्टिबिलिटी समझेंगे, परिवर्तनीयता समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है पिछले 1-2 वर्षों में। और साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि रंगराजन कमेटी हुई, तारापोर कमेटी हुई, इन कमेटियों ने विनिमय दर के लिए क्या क्या अनुशंसाएं किए हैं और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या चल रही है। ये टॉपिक इसके आगे लेके चलेंगे। क्लियर। बेसिक आपका विनिमय दर का मोटा मोटा पूरा क्लियर कर दिया है अपन ने। फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट हो तो सिंपल सी बात है, मुझे आप मैसेज कर देना, कमेंट करके भेज देना, तो अपन इसको और आगे जोड़ लेंगे। चलो सर, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज को साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।